अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पे बात करेंगे। गंदम इस वक्त किस स्टेज पर है, क्या एहतियातें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, क्या काम है जिनसे बचना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए जो पैदावार पर असरअंदाज हो सकते हैं। वैसे मजमूई सूरत हाल फसल की है क्या, आपको खाद नहीं मिल रही तो उसकी वजूहात क्या हैं। ये ऐसा सवाल होगा जो आज हम पोस्ट जो रेलिवेंट पर्सन हैं उनसे पूछेंगे। हमारे साथ इन सारी बातों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं साकिब अली अतील साहब, सेक्रेटरी ज़राअत हैं जनूबी पंजाब के। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि हमने कपास में देखा, आपने एक सक्सेस स्टोरी जो है वो लोगों को फराहम की। आप ये कहते भी रहे कि हम बहुत सारे टारगेट्स जो मुश्किल नज़र आते थे कि जी हम अचीव करेंगे, अच्छा हमें यकीन नहीं आता था, लोगों को भी यकीन नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब आपकी भाग दौड़ और सारी कोशिशों से हमने वो टारगेट्स अचीव किए। तो गंदम में भी हमें आपने टारगेट्स ऐसे ही दिए हैं कुछ, मतलब यकीन नहीं आ रहा कि आप 40 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर लेंगे, या इतने पहले आपने एरिया बताया कि इतने एरिया पे हम लगा लेंगे, वो भी आपने हमें बताया कि हमने ये कामयाबी से ये टारगेट अचीव कर लिया है काश करने का, और अब जो पैदावारी हदफ दिया है वो भी हमें ऐसे को हजम नहीं हो रहा, या हमें यकीन कर लेना चाहिए कि सब ठीक है? आपकी बात ठीक है। टारगेट्स जब फिक्स किए जाते हैं थोड़ा सा हायर साइड पे फिक्स किए जाते हैं, मतलब इसमें हम क्या एम्बिशियस ख्वाब देखने पे एम्बिशियस टारगेट होते हैं। उसकी समटाइम रीज़न ये होती है कि अगर लेटर से वो किसी ने कहा था कि अगर आप चांद तक जाना चाहते हैं तो कम अज़ कम मतलब चांद का सोचेंगे तो आप दरख्त की चोटी पर तो पहुंच जाएंगे। हाँ, ये भी समटाइम होता है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ ये भी है कि बाज़ का टारगेट्स हायर फिक्स कर दिया है, तो उसकी मेन रीज़न यही होती है ताकि पूरी फील्ड फॉर्मेशन अपना पूरा जोर लगाए इसमें। मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा ही कोई टेक्नोलॉजिकल कोई इंटरवेंशन नहीं सामने आई, लेकिन कुछ चीज़ें छोटी छोटी सामने आई हैं, उसको हमने पिछले सालों से 2-3 साल से ऑब्जर्व किया है, उनको हमने फील्ड में डिप्लॉय करने की पूरी तरह कोशिश की है। अब जैसे 16 मिलियन एकड़ पर इस दफ़ा हमारा टारगेट था कि जी गंदम सोइंग होनी है, ठीक है, तो वो 16.3 मिलियन एकड़ पे तकरीब पंजाब में सोन हुई है। टारगेट से आगे चलेगी 6.4 मिलियन पे साउथ पंजाब में था, जहाँ 6.5 मिलियन पे हमने की, यानी पंजाब अपर में और दोनों साइड पर ठीक है टारगेट्स हमने अच्छे तरीके से अचीव कर लिया है। अब टारगेट इस बार 25.6 मिलियन टन्स का टारगेट है, ह्यूज टारगेट है। हमारा लास्ट टाइम भी जो था वो 21 पॉइंट समथिंग हमने अचीव किया था, उससे पहले 20 मिलियन टन था, तो पिछला साल हमारा बहुत अच्छा था। लेकिन उन तजर्बात को सामने रख के हमने इस दफ़ा जो कैंपेन लॉन्च की उसमें हमारा 2-3 पॉइंट बड़े अहम थे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अहम ये था कि तमाम काश्तकारों को हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि आप 20 नवंबर से पहले हर सूरत में गंदम काश्त कर लें, इसमें ताख़ीर ना करें। उसके हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि 20 नवंबर के बाद जो भी गंदम काश्त होगी हर दिन के हिसाब से शॉर्टेज उसकी प्रोडक्शन में कमी आती चली जाएगी। दूसरा इसमें ये था हमारा कि आप ज़ाहिर ज़मीन की एक हद तक तैयारी भी करें और नीचे डीएपी डालें। डीएपी का इशू नहीं रहा, आपको पता है, यूरिया का इशू ज़रूर बना है, क्योंकि डीएपी ने जो बुनियादी उसमें झाड़ में इजाफा और जो स्ट्रेंथ देनी होती है वो नीचे जब ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे डीएपी की तो ये इतला रही कि ज़्यादा डाली। जी वही ना, वो मतलब लेकिन डालते लोग कम हैं क्योंकि महंगी होती है, लेकिन पोटाश वगैरह और इसमें ज़रूरी होती है डीएपी, ताकि ज़मीन हम असल में बुनियादी तौर पे देखा जाए तो साइंटिफिकली तो ये बात क्लियर है कि ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ रख दी पौधों को चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वन प्रिपेयर्ड नहीं है। लेट से मतलब बच्चों ने घर में अगर डब रोटी खानी है तो डब रोटी की वो फॉर्म है जो अवेलेबल फॉर्म है, फिर उसे सेकना है या तलना है, नहीं वो नहीं। उसके अलावा अनप्रिपेयर्ड ये है कि गंदम पड़ी है उसे डब रोटी कैसे बन जाएगी। तो जनरली हमारे ज़मीनों में 2 तरह की फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, एक अवेलेबल है और दूसरी फर्टिलाइज़र पोटाश की बात करें हम, फास्फोरस की बात करें, दूसरा उसका फॉर्म है फिक्स फॉर्म में। ठीक है, कि वो फिक्स फॉर्म को अवेलेबल करने के लिए हमें उसके माइक्रोब्स चाहिए, माइक्रोब्स की सर्वाइवल के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर चाहिए जो शॉर्टेज है। हमारे यहाँ 0.05% ऑर्गेनिक मैटर होता है जो ना होने के बराबर, दुनिया में 4-5% होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी ज़मीन है। जिस तरह वो एक हमारे यहाँ देहात में अक्सर हम लोग देखते हैं
कि जैसे गाय भैंस हो, अगर उसका बछड़े को या कट्टा डेथ हो जाए, कोई मसला बने, दूध देना छोड़ जाती है या उसे को भाड़े पे लग जाती है कि आटे का पेड़ा दें तब देगी या इस तरह। तो ये प्रॉब्लम हमारा आ रहा है। इस वजह से हमें हर फसल पर फर्टिलाइजर डालनी पड़ती है, टनों के हिसाब से डालनी पड़ती है, ठीक है, ताकि ज़मीनें जो आदी हो गई हैं वो प्रोडक्शन उस लेवल प्रोडक्शन तब आएगी जब ये अच्छा, इस पे जरा वन बाई वन बात करते जी, हैं। लेकिन मैं ज़रा पहले ये जानना चाहूँगा कि अगर हमने 25 मिलियन टन से ज़्यादा का टारगेट मुकर्रर किया है, तो ये हमने फी मन क्या हदफ रखा है? फी 140 पंजाब के लेवल में 40 है, और अगर साउथ का, क्योंकि टोटल हमारा जो पंजाब में है 16 मिलियन एकड़ का जो टारगेट था, उसमें 6.4 मिलियन एकड़ साउथ पंजाब में लगनी थी। अच्छा, ठीक है। तो अपर में तो टोटल पंजाब का तो ओवरऑल 40 है। ठीक है। पिछले साल चूँकि हमारा पंजाब में 33 हुआ था, 7 मन पर एकड़ का इजाफा उसमें टारगेट रखा है, टारगेट रखा। और साउथ पंजाब में पिछले साल जो हमारा 36 मन था, तो वहाँ पे भी 7 का करके 43.6 मन पर एकड़ का टारगेट रखा। दैट इज एम्बिशियस टारगेट, बट जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पहला स्टेप हमने ये किया, दूसरा इसमें डीएपी को हमने इंश्योर किया को लोगों के पास, तीसरा इससे और हमने इंश्योर किया कि जो सीड है, आपको याद है 2020 में हमने बहुत से सीड पे पाबंदी लगवाई थी, जैसे साउथ पंजाब बना था। ठीक है। तो पहला काम हमने, चूंकि उन दिनों कपास एंड पे थी और वो शुरू हो रहा था, तो हमने बहुत सा सीड पाकिस्तान लेवल पे उससे पाबंदी लगा दी थी। अनसर्टिफाइड था, अनसर्टिफाइड नहीं, उसमें ये था, उस पर रस्ट का अटैक था, उस पर और प्रॉब्लम आ रहे थे, एफिड आ रहा और इश्यूज आ रहे थे। तो हमने दूसरा स्टेप ये लिया था कि उस सीड को बैन करने के बाद अब फील्ड में जो सीड हम लाए वो बेहतर हुआ। और ख़ास तौर पे हमने ये कोहे सुलेमान और पूरे डीडी खां में, तौसा में ख़ास तौर पे, जहाँ पे साल पुराना सीड था, वहाँ रिप्लेसमेंट कर दी। नया सीड आया, जहाँ पे वो 15-18 मन लेते थे, वहाँ पर 30-35-40 पे चले गए आराम से, एक ही जंप में डबल पे चले गए, सिर्फ सीड चेंज करने से। तो हमने इस दफ़ा भी कोशिश की है कि सीड मैक्सिमम सर्टिफाइड लोगों तक पहुँचे, उन्हें मिले, और ताकि वो प्रॉपर जो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसकी पोटेंशियल के हिसाब से, वो मेहनत भी कर रहे हैं, ज़मीन भी है, फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, अगर सीड की वजह से पैदावार कम रह जाए तो ये 2-3 स्टेप्स हमने लिए हैं। और फिर वेदर पे बहुत सारा डिपेंड करता है, होपफुली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जैसे आगे बीमारियां आती हैं उसको हम मैनेज करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। ये जो अगर हम 40 मन और 43 मन हासिल कर लेते हैं, तो ये तो हर तरफ गंदम ही गंदम होगी अगर इसको वैसे नहीं, हमारा फिर भी देखे ना, इतना भी करके हमारा तकरीबन 25-6 मिलियन मेट्रिक टन होगा। तो हमारी बमुश्किल कह सकते हैं कि हमारी बमुश्किल ज़रूरियात पूरी होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो फिर भी शायद हमें थोड़ी बहुत मंगवानी पड़े। हमारे यहाँ शॉर्टेज किसी हद तक रहेगी, फिर भी पूरा ऐसा नहीं होगा कि हम एक्सेस में चले जाएंगे। हम अगर हमने मैनेज उस वक्त ना किया इसके फ्लो को, तो तब अगेन हमें बहुत बाहर से जिस तरह मुश्किल होगी, बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपकी इस बात से ये लगता है कि जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम रहेंगी, कीमतों में कमी जो है वो नहीं, मुस्तहकम रहेंगी, सरकारी रेट है वो मिलेगा, और जो है हर तरफ ऐसे नहीं पड़ी होगी गंदम के जी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह है कि अब हमारी आबादी के हिसाब से 26 मेट्रिक टन जो है ना, वो फिर भी पूरी नहीं होगी, इजाफा हो रहा है। मजीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, सेक्रेटरी ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं गंदम की फसल पर, गंदम इस किस स्टेज पर है और इस स्टेज पर आपने क्या क्या एहतियातें करनी है, ये मौजू है। सेक्रेटरी ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा साकिब साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने टारगेट सेट किया, इसको अचीव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। डीएपी हमने अच्छी डाल ली है, बाकी भी इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स महंगी हैं, उसकी वजह से काश्तकार हाथ खींच लेता है कि भाई मैं ज़रा कम डाल सकूँ, लेकिन डीएपी अच्छी डाल ली, यूरिया के साथ क्या बना? देखिए, इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो शॉर्टेज है, ये हमें सामने रखना पड़ेगा। उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि हमारा जो पैटर्न्स हैं कल्टीवेशन के, क्रॉप्स के, वो चेंज हो रहे हैं। लेट अस से पहले राइस के हम 1 क्रॉप लेते थे, अब 2 क्रॉप्स ले रहे हैं। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, ज़ाहिर जहाँ ज़्यादा, और चूँकि हमने ज़मीनों को आदी कर दी है, वो बगैर फर्टिलाइज़र के, जैसे मैंने पहले कहा कि वो आपको प्रोडक्शन वो लेवल नहीं देती जो आपको चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि मकई का खासा ज़्यादा ट्रेंड बना, आलू आपका बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र लेता है वो। ये जो सारे रूटीन में आप देखें ना, पहले होता क्या था कि आप गंदम हो रही है, कपास हो रही है, ये इनका आ रहा है। अब वो जो मल्टीपल क्रॉपिंग आ रही है,
तो नेचुरल सी बात है कि उनको ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से उतनी प्रोडक्शन नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि अब लेटर से गंदम की हम बात करें, गंदम में आपने पहले स्टेप पे ज़मीन की प्रिपरेशन पे आपने डीएपी डालनी है, ठीक है। पहले पानी के साथ आपने यूरिया डालनी है, दूसरे पानी से यूरिया डालनी है, ठीक है। लेकिन होता क्या, जैसे ही हम गंदम लगाते हैं फौरी तौर पे हम कहते हैं फौरी तौर पे यूरिया हमारे पास आ जानी चाहिए, पूरी रिक्वायरमेंट पूरे सीजन की हमें मिल जाए। गंदम लगाने से पहले शोर डाल देते हैं कि यूरिया का बंदोबस्त करें। यस, उसकी वजह ये 2 वजूहत मैं समझ आती है। एक तो शॉर्टेज वैसे पैनिक हो जाता है, पता नहीं टाइम पे मिले ना मिले, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि किसान कहता है 2-2 दफा कौन जाए बाजार, एक ही दफा लेके रख लो, बात तो उसकी भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आप ये देखें ना, जो फैक्ट्रियों ने प्रोड्यूस करनी है उसने तो डे टू डे प्रोड्यूस करनी है, अपने हिसाब से प्रोड्यूस करनी है, मतलब उसकी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोड्यूस करेगी, वो डे टू डे होएगी, हर रोज आएगी। अब ये तो नहीं आपको फर्ज करें इस सीजन में 2 दफा आपने डालनी, एक आपने पहले पानी से डालनी, दूसरे में, आप आज ही गए मुझे दोनों मिले, तो फैक्ट्री ने दोनों आज प्रोड्यूस नहीं करनी, उसने टाइम पे प्रोड्यूस करनी। नहीं, आपने जब ये टारगेट मुकर्रर किया कि इतने एरिया पे हमने गंदम की फसल काश्त करनी है, तो जाहिर है यूरिया का भी टारगेट मुकर्रर किया होगा कि इतना हमें यूरिया चाहिए, उसको इंश्योर नहीं किया गया कि उसकी अवेलेबिलिटी हो, मतलब फिर शॉर्टेज होनी तो नहीं, मैं बताऊँ ना, शॉर्टेज उतनी नहीं है जिससे मैं कहूँ कि पैनिक, अभी जैसे बाहर से भी कुछ आ रही है बात, शॉर्टेज बहुत मिनिमम है, इतनी नहीं थी, लेकिन पैनिक की वजह से जिसे हम कहते हैं कि परचेज पैनिक यकीनी है, मतलब वो नहीं मिलेगी, वो ये पता नहीं कल महंगी हो जाएगी, महंगाई का एक फैक्टर तो होता है, और जब दोबारा जाना पड़ेगा फील्ड में, इकट्ठी लेने वाला जो सिलसिला होता है ना, उसकी वजह से ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं। ये जो 1000-1500 रुपये बोरी ऊपर देनी पड़ती है काश्तकार को, ये तो काश्तकार की बोझ पर है, उसकी कंधों पर बोझ तो है, सो है, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी को भी शेक कर देती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें हम जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है कि इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है, इसमें डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर एसी हमारे सारे इसके, और इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिस में लगे हुए हैं। तो प्रॉब्लम वहीं आता है जाके, अगेन प्रॉब्लम वहीं आता है जाके कि जब हम इकट्ठे परचेज किसान करना चाहेगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। फिर क्या होगा, फिर उससे डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो नेचुरली जो बदनीयत लोग होते हैं उसे स्टोर करेंगे, उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए किसानों से हम ये भी कहते हैं पैनिक का शिकार ना हो, गो स्लो, आपको जब जब रिक्वायरमेंट है तब तब आप लेते हैं तो कोई इतना शदीद मसला नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, ये आपने बताया कि जी पहले पानी पर दूसरे पानी पर यूरिया ज़रूरी है, और हम काश्त के वक्त भी जो है वो यूरिया इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो डीएपी सिर्फ होती है। अच्छा, अब अगर यूरिया नहीं है तो आप खुद भी ये कह रहे हैं कि जी हमारी ज़मीनें इस कैफियत में पहुंच गई हैं कि यूरिया नहीं होगा तो पैदावार अच्छी नहीं होगी। उसमें गवार देखिए, यूरिया का अल्टरनेट है। अब होता क्या, अब गवारा है वो भी यूरिया है, सुपर मतलब और नीम कोटेड है वो भी यूरिया है। एक सोना यूरिया की कीमत सबसे थोड़ी हो, प्रॉब्लम ये है ना, वो यूरिया की अवेलेबिलिटी का नहीं है, करते हैं वो किसान ये करते हैं कि ये सबसे सस्ती, हमें यही मैक्सिम चाहिए। हालांकि हम ये कहते हैं कि जो नीम कोटेड यूरिया है या वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, गवारा ज़्यादा बेहतर है कि स्लो रिलीजिंग। होता क्या कि जब आपने पूरी बोरी डाली, आपका हमारी जो कैलकुलेशन है 80% फर्टिलाइजर ज़ाया हो गई न, वो मतलब लीच आउट हो जाती है या उसमें फिक्स हो जाती है, जाके 20% क्रॉप्स इस्तेमाल करती हैं। अगर आप वही गवारा इस्तेमाल करें या कोटेड वो आदि इस्तेमाल कम कर लें तो वो भी, उसका भी वही असरात होंगे, क्योंकि वो उसने स्लो रिलीज करना है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है इसके उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से। लेकिन जब वो कहते नहीं ये 200-400 का डिफरेंस है, हमने ये नहीं बर्दाश्त करना, फिर प्रेशर उस पे आएगा जिसकी कीमत सबसे कम है, नेचुरल है। अदरवाइज अगर सिर्फ यूरिया को देखा जाए तो यूरिया की शॉर्टेज ऐसा सच नहीं है, ये अलबत्ता कह सकते सोना यूरिया की शॉर्टेज। चलें, इसको सोना यूरिया की या यूरिया की किसी हद तक शॉर्टेज अगर सामने रखें तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अगर किसी काश्तकार को यूरिया नहीं मिल रही तो करे क्या, मतलब उसको वो रास्ता भी बता दें कि क्या। देखिए, उसके 2 तरीके हैं। एक तो हमारा फील्ड में हर तहसील में एक एसी है, ठीक है, और एक हमारा ऑफिसर एग्रीकल्चर का है। दोनों की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि लोगों को डिमांड के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब, डिमांड के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के, क्योंकि डिमांड और चीज़ होती है, ज़रूरत के हिसाब से उन्हें दे। अब उसमें सिस्टम गवर्नमेंट ने हमारे, चूँकि जनरली एक बदकिस्मती है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सस्ती खरीदी वो भी आगे जाके बेच देते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ज़रूरत को इंश्योर करने के लिए उनके पास जमाबंदी वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट होगा, हाँ जी हम मालिक हैं, या हम लीज पे कोई चीज़ हो, इतना रकबा हम काश किए, तो उस हिसाब से उसे देते हैं जनरली। ये मतलब ये भी ये ट्रेंड चल रहा है। और उसमें जिसके नहीं मिलती वो एसी से रब्ता करे, हमारे एडीए से करे। अगर वहाँ भी नहीं होता मसला, डीसी का सेल ओपन है,
और स्पेशल कंट्रोल सेल है। इसके अलावा हमारे डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में एक कंट्रोल सेल है, आप वहाँ पे इंटीमेट कर दें। फिर भी नहीं होता, हमारा साउथ पंजाब में इंटीमेट करें, हम यहाँ ऑफिस में हमारे डिप्टी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी बैठे होते हैं, तो हम उसको टेकअप कर सकते हैं। अल्टीमेटली अब मेरे पास बहुत से लोगों का आते हैं, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैसेज भी आते हैं, लोग भी आ जाते हैं, टेलीफोन भी आ जाते हैं। हम इंश्योर करते हैं, हम उनका मैसेज मुतलका ऑफिसर को पहुंचाते हैं कि भाई इसको देखो कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से दे। तो वो फिर कोशिश करते हैं जितनी भी जब भी उसका नंबर आता है, इसको वो ताबीर करते हैं कि जी हमें सिफारिश करानी पड़ती है, सिफारिश कि जी अगर यूरिया लेनी है तो उसके लिए सिफारिश करवाएंगे। सिफारिश इसको नहीं हम समझते, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने कहा कि अगर आप शॉर्टेज ना क्रिएट होने दें, इतनी ना पैनिक परचेज हो, तो इतना मसला नहीं होगा। लेकिन इक्का दुक्का अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेट हो प्रॉब्लम क्या आता है, मेरे पास जो लोग आते हैं, मैंने जब उनका प्रॉब्लम पूछा या देखा, वो यही समझ आई कि जी इकट्ठी लेनी है। अब उन्हें भी हम कन्विंस कर किया कि भाई इकट्ठी आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी पार्ट्स में। ये वैसे बताएं, किसी और मुल्क में भी इस तरह की शॉर्टेज होती है? सुना है आपने, बाहर भी जाते आते रहे होंगे। देखिए हमारे यहाँ जिस तरह यूज़ हो रहा है ना, मैं तो मेरा पॉइंट है वो आपको पता है बड़ा थोड़ा डिफरेंट है। मैं तो केमिकल के एक्सेसिव यूज़ के खिलाफ हूँ। दुनिया में इतना एक्सेसिव यूज़ नहीं होता, ठीक है, ना फर्टिलाइजर्स का होता है, ना ही पेस्टिसाइड्स का होता है। वहाँ पे कोशिश की, ऑर्गेनिक का एक ट्रेंड पहले तो कहते थे ना, एक बड़ा माइक्रोस्कोपिक इसका फ्यूचर है, स्कोप है, अब तो बड़ा वाजे हो गया है। इस वक्त $200 बिलियन की दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस साल बिके हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, $207 बिलियन की, और ये मार्केट बढ़ती जा रही है। दुनिया का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। इवन यूएई ने बहुत सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं, हमारे राइस पे प्रॉब्लम आ रहा है और भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमारा केमिकल का यूज़ जो है ना एक्सेसिव है, ठीक है, और इसमें हम अब इस पे काम भी कर रहे हैं। हमारा 10 साल प्रोजेक्ट बन रहा है, पंजाब गवर्नमेंट बना रही है, उसमें भी हम इसको कर रहे हैं कि हम तो फर्टिलाइजर को भी कम करेंगे। यस, भी उसमें प्लान में है कि इसका यूज़ कम किया जाएगा, नट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर का यूज़ कम, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ का नुकसान है, हर सूरत में नुकसान है। पेस्टिसाइड तो जहर का इस्तेमाल है, उसको कम होना चाहिए। फर्टिलाइजर तो न्यूट्रिशन है, अगर उसको कम करेंगे तो फिर जाहिर है। मैं आपको बता देखें जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी ज़मीनों में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब एक ऑप्शन ये है कि आप उसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा के माइक्रोब्स क्रिएट कर लें और उसको बेहतर यूटिलाइज कर लें। एक तो ये ऑप्शन है, कम आप फर्टिलाइजर पे गुजारा हो सकता है। दूसरा ये कि एक्सेसिव बढ़ाते चले जाएं, अब वो ज़्यादा इनपुट ज़्यादा महंगी है। तो हमारा प्लान ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करके स्लोली इसका मैं नुस्खा आपसे पूछता हूँ। तो आपने भी कुछ प्लान किया होगा ना, जिस तरह पहले आपने पेस्टिसाइड को रिड्यूस किया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद पूछते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आपको भी नुस्खा बताएंगे कि आपने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कैसे कम करना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गंदम पर। गंदम में हमारे साथ इस पर मौजूद बात करने के लिए सेक्रेटरी साउथ पंजाब महकमा ज़राअत साकिब अली अतील साहब मौजूद हैं। वो हमें बता रहे हैं कि अगर आपके पास ज़मीन है, उसमें जो है ज़रख़ेज़ी कम हो रही है और आप धड़ाधड़ खादें डालते जा रहे हैं, तो खादों के इस्तेमाल को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कैसे करना है और फिर खादों का इस्तेमाल कम करके अपनी ज़मीन को फर्टाइल बनाना कैसे है, वो नुस्खा मैंने आपसे वादा किया था, वो बताएंगे। वो पूछते हैं जी साकिब साहब, आखिर हम ये जो जितना हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, खादों का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहाँ जाके रुकेगा और इसको वापस कैसे लाना है? अब बेसिकली ये देखा जाए ना कि बढ़ाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसके पीछे एक ही सोच थी कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, पर एकड़ हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाए ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। उस हवाले से हम बढ़ाते चले गए। उसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो नेचुरल ज़मीन की अपनी एक ग्रो जो पोटेंशियल था, ज़रख़ेज़ी, वो ख़त्म हो गई। उसमें सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारा जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर 0.05 से भी कम है अमूमी तौर पे। अच्छा। जबकि दुनिया में 3%, 4%, 5% तक मौजूद है। हमारे क्या वजह बनी? वो ज़मीन आधी हो गई बस? वो नहीं, उसमें हमारी बैड प्रैक्टिसेस कल्टीवेशन की रही। मतलब नंबर 1 ये हुआ कि हमने मशीनें चला चला के हार्ड पेन डेवलप कर दिया। हार्ड पेन डेवलप होने से ये होता है कि उस वाटर जो है ना अपना साइकिल पूरा नहीं कर सकता, ऊपर ही रह जाता है 2-3 फुट के ऊपर। और नंबर 2, जो हमारी अल्लाह ताला ने जो ज़मीनें बनाई थी नेचुरली, उनके अंदर हर वो चीज़ रख दी जो क़यामत पौधों को चाहिए। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने वो इतना मिसयूज़ किया इस तरीके से, इस तरीके से बैड तरीके से हमने कल्टीवेशन की कि वो फिक्स फॉर्म में ज़्यादा हो गया। ठीक है। अनफिक्स फॉर्म में मसलन फ़र्ज करें बच्चों के लिए हमने नाश्ता देना, ब्रेड तैयार है, तो वो हम कहेंगे रेडीली अवेलेबल, वो अवेलेबल है। हम ये टर्म टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करें। जब टेक्निकल इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि ये पौधों को अवेलेबल है। और दूसरी थी फिक्स,
जो मौजूद तो है लेकिन अवेलेबल ही, लेटर से गंदम पड़ी है, उसे ब्रेड में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, जो प्रोसेस वो नहीं है। वो प्रोसेस कैसे आ सकता है? नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी सॉइल को उसके हार्ड पेन तोड़े विद सब सॉइलर, डीप प्लोइंग के साथ। ठीक है, जब वो गहरा हल चलाएंगे, जब वो तोड़ देंगे तो वो रोटेशन में तमाम के लिए शायद मुफीद ना, और राइस के लिए इतनी मुफीद नहीं होगी ये, बाकी क्रॉप्स के लिए मुफीद होगी, क्योंकि वो रोटेशन उसमें प्रॉपर फॉर्म में सख्त हो गई है, सख्त हो चुकी, वो टूट जाएगा। नंबर 2, आप पानी को आप लेजर लेवलिंग कराएं। जब लेजर लेवलिंग करेंगे पानी कम लगेगा, वो अपना पूरा साइकिल पूरा जमीन के अंदर करेगा, तो वो आपको कम फर्टिलाइजर की जरूरत होगी। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं। ऑर्गेनिक मैटर क्या है कि वो आपका गोबर भी खुश्क गोबर है, आपका जो अवेलेबल होता है, ये गला मंडी के बाहर जो वेस्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन सबको लेकर फलों के छिलके हैं वैसे इनको इकट्ठा करके डाल लें, उसके अंदर अर्थवार्म छोड़ दें। अर्थवार्म मौजूद है, ये NARC के पास मौजूद है। हमने भी तमाम साउथ पंजाब के जितने फॉर्म है उन सब पे हमने कल्टीवेट करने शुरू कर दिए हैं। अगले साल आपको 6 महीने बाद हर जगह से आपको मिल सकते हैं, जो हम सेल करेंगे उनको। महंगी चीज़ है लेकिन हम सेल करके ताकि कम से कम रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे किसानों को देंगे, ताकि वो अपने भी बनाएं। और अगर नहीं भी अवेलेबल तब भी उन्हें कवर करके भी बनाया जा सकता है, उसे कंपोस्ट में बदला जा सकता है। नंबर ऑफ वेज उसके मौजूद है, हमारे माहिरीन सारे बताते हैं, हमारी बुक्स में मौजूद हैं। उसको कंपोस्ट में तब्दील करें, उसे इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, जब उसे इस्तेमाल करेंगे तो नीचे ज़मीन में 2 किस्म के माइक्रोब्स होते हैं, एक होते हैं बेनिफिशियल, एक होते हैं हार्मफुल। जो बेनिफिशियल है उसे खाएंगे, उसे खा के वो उस पर वो उसके अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब वो खुद बढ़ेंगे तो वो ज़मीन के अंदर प्रोसेस करके जो अनफिक्स आपकी फास्फोरस है, अनफिक्स पोटाश है, उसे अनफिक्स करके फिक्स जो है अनफिक्स करके अवेलेबल कर देंगे। अच्छा, एक तो इसमें ये होगा। नंबर 2, पूरी दुनिया में इस वक्त एक ट्रेंड के तौर पे ऑर्गेनिक फूड चल रही है। $207 बिलियन का इस साल पूरी दुनिया में उन्होंने बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर इंडिया लेके जा रहा है। हमारे यहाँ इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स से इसमें लीगल साइड है, इसमें पॉलिसी साइड है, इसमें और प्रैक्टिकल साइड है। हम तीनों साइड को कवर करके 10 साल प्लान में भी डाल रहे हैं। तो मेन ये है कि अगर आप अपनी ज़मीन की कल्टीवेशन ठीक करते हैं, लेज़र लेवलिंग करते हैं, पानी का यूज़ कम से कम करते हैं ज़रूरत के मुताबिक सर, क्योंकि हमारे ये भी है ना, बारह बंदी है, पानी की ज़रूरत है, पानी आया है तो जितना है लगा दो। हाँ। उसे नहीं लगाना चाहिए, अगर आपकी फसल मांगे तब पानी दें। उसके 2 तरीके जैसे पहले मैंने बताए हैं कि एक तो ये तरीका है कि उसको मिट्टी को उठाएं, नीचे से उठा के देखें, अगर गोला बन रहा है तो पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर फेंकने से गोला नहीं बन रहा, बिखर जाती, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, आपकी क्रॉप की कंडीशन क्या है। आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, आप कंपोस्ट का इस्तेमाल प्रॉपर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फर्टिलाइजेशन की नीड्स कम हो जाएंगी। और सबसे आइडियल तो ये वो तो बात की बात है, लंबा एक गेम प्रोसेस होगा, गेम चेंजर होगा अगर ऑर्गेनिक की तरफ जाए। लेकिन इवन करंट सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल कम किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, हर काम में छटा, फारग किसान लगा दे, छटा करो। भाई जब मशीन इस्तेमाल करेंगे तो आप जब बीज लगाएंगे, बीज से कुछ फासले 1-2 इंच के फासले पे थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइजर मशीनें फेंकती जाती है। हमारे पास मौजूदा मशीनें अवेलेबल है मार्केट में। इससे जहाँ पे आपकी रूटीन में 1 बोरी इस्तेमाल हो रही है, वहाँ आधी बोरी पे काम हो सकता है। ठीक है, जरूरत के तहत आप देंगे, बाकी जमीन क्योंकि आपकी 20% पौधों ने इस्तेमाल करनी है, बाकी सारी वेस्ट हो जानी है। तो आप बेहतर नहीं, आप इस्तेमाल ही उतनी करें जितने पौधे के नजदीक है, जितनी जरूरत है, बाकी जाया उनसे बचाएं। इन तरीकों से करके आप सिर्फ ना सिर्फ अपनी इनकम बेहतर करेंगे, बल्कि आप जमीन को उसकी नेचुरल रखेजी वापस करेंगे। ठीक है, ये बताइएगा कि ये भी आप कोई IPM टाइप का फार्मूला इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं फर्टिलाइजेशन को कम करने के लिए, फर्टिलाइजर? हाँ, इसे हम कहेंगे, इसका बेसिकली टर्म इस्तेमाल होती है ठीक है, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें जैसे आपने IPM को भी शायद यही नाम दे दिया था बाद में। IPM का नाम हमने इसलिए, इसमें जो लास्ट हमने ईयर किया उसमें ICM का नाम दिया था। उसमें यह था कि इसमें अगर सिर्फ अलग अलग करें ना पेस्ट को, न्यूट्रिशन को, तो इसका नाम IPM है। ठीक है, और दूसरा अलग करें तो INM है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इन दोनों को इकट्ठा करें तो ICM बन जाता है। तो हमने इस पर भी वर्क किया है, और इसमें हमारे सामने कई फैक्टर्स ऐसे आए हैं कि लेट्स से ये जो आपको शुगर मिलों पर राब मिलती है, मतलब उमर वेस्ट ही होती है, उनकी वेस्ट है। ठीक है, वो हमने देखा है कि हमारे ये कुरैशी फार्म भी इधर मुल्तान में है और जगहों में हमने खुद भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वो अगर इस्तेमाल कर लें तो उससे आपकी फर्टिलाइजर का यूज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अच्छा, उसमें पानी के साथ इतनी सलाहियत है कि पानी, क्योंकि उसमें फास्फोरस है, उसमें पोटाश है। अच्छा, उसको तो ढेर लगे होते हैं उनके पास, वो उनसे लेके वो बेचते भी हैं। तो सस्ती, बहुत सस्ती या फ्री में मिल जाती।
वो अगर आप अपनी ज़मीनों में डालें, उससे ऑटोमेटिकली उसकी जरखेज़ी बढ़ जाएगी और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 50% तक इसका कम मतलब कर हमें सकते हैं। जरखेजी की तरफ सोचना होगा, Yes. क्योंकि इसका तो कोई लिमिटलेस है ये काम, Limitless इसमें हम है। आगे जा रहे हैं आगे नहीं, आगे तो हमारे पास देखें ना, जैसे 0.05 पे आ गया ऑर्गेनिक मैटर, तो आपका ये स्टेज वो आ गई है कि बगैर फर्टिलाइजर के आप फसल ले ही नहीं सकते प्रॉपर। ठीक। थोड़ी सी मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता हम इस शिफ्ट पे हो जाएंगे, तो अगले चंद सालों में आपकी जो नेचुरल डिमांड है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन वो कम वो हो वापस आ जाएगी। जाएगी। वो ठीक वापस है, इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेना। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गंदम पे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त साकिब साहब, गंदम की ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए काश्तकार के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिसे उसने करना है और इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और टेलरिंग की स्टेज है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको उसने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है? जी बिल्कुल, इस वक्त बड़ी क्रूशल स्टेज में वीट एंटर हो गई है। उसमें किसान को एहतियात, 2-3 चीज़ें एहतियात से करने की ज़रूरत है। एक तो टिल्लिंग अब चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगी, फिर इसकी बूटिंग स्टेज शुरू होगी। बूटिंग स्टेज वो का अमल शुरू हो जाएगा। वो जैसे सिट्टा बनना शुरू हो जाएगा ना, लेकिन सिट्टा बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर रहता है। उसे बूटिंग, जब बूटिंग स्टेज कह ले, या गोब की हालत उसे अमूमी आम टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं, ठीक है। उस स्टेज पे ज़रूरी है कि इसे भरपूर पानी लगाया जाए, और पानी के साथ यूरिया, कोई भी यूरिया, लाजमी नहीं है सोना यूरिया, वट एवर ब्रांडेड, जो मिल रही है आपको, आपको गवारा मिल रही है, आपको ज़बरदस्त मिल रही है, आपको मतलब प्राइस का थोड़ी वो वेरिएशन है, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी लोग होती है। ना परेशान हो, थोड़ी कम इस्तेमाल कर लें। अब नीम कोटेड है, उसका ज़्यादा असरात है, ज़्यादा देरपा है, देरपा असरात वाली ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है, तो उसे आप इस्तेमाल करें। पानी भरपूर इसलिए ज़रूरी है ताकि अगला पानी आपको या तो लेट लगाना पड़े या लगाना ना पड़े, या बहुत हल्का लगाना पड़े। क्योंकि अगला इसके आखिरी बार इस वक्त भरपूर पानी गोब पे जब आएगी तो वो भरपूर पानी जरूरी है ताकि अगला पानी कम लगे, क्योंकि आगे जितना ज्यादा पानी लगे उतना नुकसानदेह हो जाएगा। मास वाई हीट वेव चलने की सूरत में हम रिकमेंड सिर्फ करते हैं हल्का पानी, वरना रिकमेंड नहीं किया जाता। तो एक तो ये उसके निगाह रखें। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है, इस वक्त अब जो रस्ट का अटैक अभी है नहीं कहीं पे, अभी तक हमारे पास कोई इतला नहीं है अब तक आई, लेकिन इसी सीजन में, इन्हीं दिनों में इम्कान होता है, हर साल होता है रस्ट का अटैक बड़ा डेंजरस है। और शुरू में ये बहुत थोड़ा होता है, मतलब कहीं इक्का दुक्का 2-4 पौधों पे होता है। ठीक है। अब उसने कॉलोनी बिल्ड करनी है। ठीक है। अगर किसान से, यार रस्ट 3 तरह की होती है, एक भूरी रस्ट होती है, एक पीली रस्ट होती है, एक वो स्टेप्स की शक्ल में होती है, ये तीनों निगाह रखें। अगर कहीं पर ये बिल्ड होना शुरू हो तो फौरी तौर पर उन पौधों को ज़ाया कर दें, उनको उखाड़ें, उनको शापर में बंद कर दें, उन्हें दफन कर दें या जला दें, वाट एवर वे, वो नहीं, वो क्योंकि कॉलोनी ना बनने दें। जब कॉलोनी बन जाती है फिर वो रस्ट जो ना ड्राई होके ना वो पोर्स की सूरत में उड़ती है। अच्छा, फैल जाती है। जब वो पूरी कॉलोनी बन के जब वो पोर्स बन जाएंगे फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है और फिर वो फैलती है। उस शुरू के सीजन में अगर लेटर से 2-4 पौधे से आइडेंटिफाई हो जाती है कि भी इसका अटैक हो रहा है, खाली आंख से आइडेंटिफाई होते हैं, किसान सारा जानते हैं। ठीक है। और अगर किसी को किसान के सामने है तो फौरन हमें भी इतला दे दे ताकि हम भी उसमें निगाह रखें। जहां अगर कहीं हमला हो रहा है। ठीक है। और लेकिन अगर फर्ज करें आपके लोग फील्ड में चेक कर रहे होते हैं, फिर भी इधर मिस हो भी जाती है। ह्यूमन बीइंग एक लेवल है ना एफिशिएंसी का, उससे आगे तो इंसान नहीं जा सकते। इसी के अलावा अगर आप किसान हजरात देखते हैं कि वो फिर भी आपकी कॉलोनी बन गई तो फौरी तौर पर उस एरिया में स्प्रे करें। अगर आप 2-4 पौधे बढ़े थे, लेकिन अभी फौरी तौर पे ऐसा इम्कान नहीं। लेकिन इसके 2019 में रस्ट बहुत शदीद आई थी जिसने हमारी प्रोडक्शन गिरा दी थी, 4-5 मन पर एकड़ गिराई थी। अच्छा। और इसका खदशा होता है, लिहाजा एक तो इस पे निगाह रखें। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आप खाद डालें लेकिन एक्सेसिव ना डालें। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो 1 बोरी काफ़ी है, अगर पुअर है तो 1.5 बोरी काफ़ी है। अगर 2 बोरी डाल, मतलब बाद दिल करता है कि ये अच्छी स्टेज है यहाँ पे डाल लें तो झाड़ ज़्यादा होगा। वो झाड़ ज़्यादा के चक्कर में वो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी। जब वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी तो वो एक फल कम होगा और लॉजिंग होएगी, फल का भी नुकसान होगा। दूसरा, उस पर अटैक ज्यादा होगा। अच्छा, एफिड का अटैक बहुत ज्यादा होने का इम्कान होता है। अच्छा। और अगर एफिड का अटैक इब्तदाई स्टेज पे हो जाए तो वो हमारे एक होता है, रस्सी चलाते हैं कि एक आदमी उधर से रस्सी पकड़ लेता है, उसे पूरी उस पर रस्सी से गुजारते हैं, उससे वो हिल के ना एफिड नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरता तो वापस आना उसके लिए मसला, तो उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, वापस नहीं चढ़ता, वापस बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। लिहाजा उसे रस्सी फेरना हम कहते हैं। एक और हम तरीका बताते होते हैं, वो शुरू में
जो लोगों को बताया जाता है कि आप सरसों वगैरह या कनोला ज़रूर 1-2 लाइनें काश कर दें, चाहे चारों तरफ कर दें खेत के। उससे ये होता है कि वो फेवरेट है, कनोला भी और सरसों भी, एफिड का भी और बाकी जो कीड़े पेस्ट का भी। अगर वो आएंगे भी तो इन पे रुक जाएंगे क्योंकि उनका फेवरेट है, और वो बेनिफिशियल का भी फेवरेट है। अच्छा। तो वो गंदम को अटैक कम करता है। लिहाजा ये 2-3 चीज़ें निगाह में रखें। और जैसे मैंने गंदम, अगर आपने खाद ज़्यादा डाली लॉजिंग में लॉस होगा, अगर खाद कम डालेंगे फिर अगर लॉजिंग हो भी जाएगी तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो आपने उसको सख्त हो गया। अगर आप पानी ज़्यादा लगाएंगे तो सॉफ्ट बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी, उसका लॉस ज़्यादा होगा लॉजिंग का ज़्यादा। और सबसे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, पानी लगाने से पहले आप 1 हफ्ते बाद का वेदर स्टडी कर लें। आम वेदर हो जाता है, आम वेबसाइट्स पे मिल जाता है, ठीक है। अमूमी तौर पे वो पता लग जाता है कि क्या 1-2 वेबसाइट पे कर लेंगे तो आपको सही आइडिया होता है। अगर कोई बारिश का इम्कान नहीं तो बेफिक्र हो गए। अगर बारिश का इम्कान है थोड़ा करके देखें कि बारिश शदीद तो नहीं आ रही, ठीक है। ये ना होगा पानी लगाएं ऊपर से बारिश लाजिक लाजमी फ्लडिंग हो जाएगी। तो अच्छा, ये वैसे फोरकास्ट है क्या आइंदा कुछ? अभी कोई ऐसी बारिश की नहीं है, ठीक है, अभी नॉर्मल चल रहा है। तो बट वो कहते हैं ना कि आपका जो मेट डिपार्टमेंट से भी हाँ जी हमारे राब्ते रहते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन आपको सारी सारी बिल्कुल मिलती आ रही रहती है। होती तो आप जैसे भी कोई ऐसी सूरत हाल हो तो काश्तकारों तक भी जी सर्कुलेट भी करते हैं हमारे पूरे ग्रुप में। ये साकिब साहब, ये तो हो गया ना कि वो सारे अवामिल जिनको हमने करना है, एहतियातें करनी है, ये काम करने हैं ताकि फसल अच्छी हो जाए, वो क्या ऐसे काम है जो नहीं करने इस वक्त? बड़ा वो मैंने अभी जैसे जिक्र किया, एक्सेसिव वाटर मतलब इस स्टेज पर जरूरत नहीं, एक दफ़ा तो आपने भरपूर लगाना है, उसमें खाद एक्सेसिव ना डालें। उसके बाद अगले स्टेज पे अगर फर्ज करें आप महसूस लेटर से, जिस स्टेज पे हम आगे स्पाइक्स वो निकलते हैं, स्पाइक जिससे हम कहते हैं कि अब इनकी पॉलिनेशन हो रही है, वहाँ पे पानी देना खतरनाक होता है। लेकिन या तो उसमें नमी होनी चाहिए या उससे पहले दे लें, अगर और देना पड़े तो हल्का दें पानी। पानी का एहतियात करें जो हम नहीं करते। सर पानी का तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पानी का तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपका लेवल नहीं है ज़मीन और आपने उस लेवल को कवर करने में पानी ज़्यादा लगा दिया तो जो ऊपर वाली जमीन है वो अच्छी प्रोडक्शन देगी, जहाँ पानी ज्यादा वो वहाँ नुकसान हो जाएगा, उससे ज्यादा नुकसान मोटा होगा ही नहीं, उसका टिलर ही मोटा नहीं होगा, उसके अंदर सिट्टा भी प्रॉपर नहीं होगा। अच्छा साकिब साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, 30 सेकंड है, कोई मैसेज देना चाहें काश्तकार? मैसेज ये है कि किसान हजरात से, इस पे हमारा बहुत से बड़े प्रोग्रेसिव किसान भी सुन रहे होंगे, हमारा सारा फोकस केमिस्ट्री पे है। हम इसको जो प्लान हम बना रहे हैं 10 साल का, उसमें हम इसको बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आप भी ध्यान में रखिए कि ज़मीनें हमारी मुसलसल एक कन्वेंशनल स्टाइल में काश्त करते करते अपना नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर बैठी हैं, नेचुरल प्रोडक्टिविटी लूज़ कर बैठी हैं। हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके ही सही, लेकिन इसे नेचुरल पे लाएं, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं, कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ख़ास तौर पर बहुत कम सही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जो वाराबंदी का एक तस्वर है कि जैसे पानी लगा दी इस पे ना चलें, आप फसल की डिमांड देखें, ज़मीन का पानी का ज़हन में रखें कि कपास किसी भी फसल को, चाहे वो गंदम है या कपास है कोई भी है, सिर्फ पानी उतना चाहिए कि ज़मीन नम रहे। इससे ज़्यादा करेंगे तो नुकसान देगा। तो ये मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। नाज़रीन, हमने बात की है गंदम पर, गंदम अहम स्टेज पर है, इसकी हिफाजत करें, ख्याल रखें, आप खुद भी खुशहाल होंगे, मुल्क भी खुशहाल होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।